बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी की राज्यों से वैट कम करने की अपील। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को वैट कम न करने की दी नसीहत। कहा सबको मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। कोरोना की चौथी लहर के आहट के बीच पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन को बताया सबसे बड़ा कवच। राज्यों को अलर्ट रहने की दी हिदायत। वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर को करीब 4,500 करोड़ की लागत से बनने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। दिल्ली में फिर चलेगा बुलडोजर। साउथ एमसीडी के मेयर और कमिश्नर ने जैतपुर समेत कई इलाकों का किया दौरा। जल्द तोड़े जाएंगे अतिक्रमण। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने से नाराज कई हिंदू संगठनों ने निकाला पैदल मार्च। दोषी अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग। प्रशासन ने फिर से मंदिर बनवाने का दिया भरोसा। कलेक्टर साहब ने पॉजिटिव अपना बताया कि हम जो मंदिरों का निर्माण है वो जल्दी 2 या 3 दिन में शुरू कर देंगे। अयोध्या से आगरा पहुंचे जगत गुरु परमहंसाचार्य ने लगाया गंभीर आरोप। कहा भगवा पहनने की वजह से ताजमहल में नहीं मिली एंट्री। अधिकारियों ने जगत गुरु के आरोपों को खारिज किया। चूंकि मैं भगवा पहना हूं तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के एक बार फिर से हत्या मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। मारपीट के दौरान सिर में चोट लगने से हुई थी मौत। पुलिस ने बार का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की। अभी तत्काल हम लोगों ने 7 लोगों को जेल भेज दिया है और बाकी उसमें अग्रिम जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से। यूपी के गाजियाबाद में आईएमएस कॉलेज में बड़ा हादसा। 5वीं मंजिल से टूटकर गिरी लिफ्ट। हादसे में 10 छात्र घायल। दबाव के बाद झुका जर्मनी। यूक्रेन को भारी हथियार देने को हुआ तैयार। यूक्रेन को 50 एंटी एयरक्राफ्ट टैंक देगा। हथियार चलाने के लिए सैनिकों को ट्रेनिंग भी देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महायुद्ध में पुतिन के बदले प्लान से यूक्रेन बेचैन हो उठा है, क्योंकि पुतिन की बदली रणनीति की वजह से यूक्रेन आने वाले दिनों में युद्ध लड़ने के लायक नहीं रह पाएगा। पुतिन अब उस जगह वार कर रहे हैं जो यूक्रेन की सैन्य ताकत की लाइफलाइन कही जाती है। क्या है पुतिन का ये पूरा प्लान और कैसे पुतिन इसे अंजाम दे रहे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की हथियार सप्लाई में सबसे बड़ी सीन। पुतिन का वार, ज़ेलेंस्की रह गए खाली हाथ। यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने मिसाइलें दागी, गोले बरसाए, लेकिन वो युद्ध को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। पुतिन ने रणनीति बदली। यूक्रेन पर हवाई हमलों का हर रास्ता खोल दिया। बमों की बारिश से यूक्रेन के हथियार डिपो का जर्रा जर्रा उड़ा दिया। बावजूद इसके वो यूक्रेन को झुका नहीं पाए। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले युद्ध में पुतिन ने एक बार फिर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है
और ये तस्वीरें पुतिन की उसी बदली रणनीति की गवाही दे रही हैं। यूक्रेन की रेल लाइनों को काटने का प्लान, हथियारों के रेल रूट पर पुतिन का ब्रेक। पुतिन की नई रणनीति पूरी तरह से साफ है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यानी जिन हथियारों की बदौलत ज़ेलेंस्की रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, अब उन हथियारों को ही पुतिन यूक्रेन तक पहुंचने नहीं देंगे। और ऐसा करने के लिए पुतिन ने यूक्रेनी रेलवे को बिजली सप्लाई करने वाले 6 बिजली घरों को निशाना बनाया है। हमला करके यूक्रेनी रेलवे के 6 बिजली घरों को तबाह कर दिया है। ये उसी हमले के बाद की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेनी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रेलवे के बिजली घरों में हमले के बाद लगी आग बुझाते दिख रहे हैं। अब तक इन्हीं बिजली घरों की मदद से यूक्रेन के रेलवे को बिजली मिलती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कीव का दौरा करके वापस लौटे हैं। अमेरिकी मंत्रियों के दौरे में यूक्रेन को नए हथियारों की मदद की बात कही गई, लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों से हथियारों की नई खेप पहुंचाई जाती है। उससे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन की रेल लाइन का पावर कट कर दिया। दरअसल ये और कुछ नहीं था बल्कि पुतिन के गेम प्लान का हिस्सा था कि एक साथ यूक्रेन के सारे रेलवे स्टेशनों को ध्वस्त किया जाए, जिसके चलते जो बड़े हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही थी उसे रोका जा सके। दरअसल यही विदेशी हथियार जो ज़ेलेंस्की के लिए ताकत बने हुए थे, उसकी सप्लाई को ही काट दिया गया। यूक्रेन रेलवे के जिन बिजली घरों को निशाना बनाया गया, उनमें से ज्यादातर पश्चिमी यूक्रेन और मध्य यूक्रेन में मौजूद हैं। यानी पश्चिम की ओर से ट्रेन यूक्रेन के दूसरे शहरों तक न पहुंचे, इस रणनीति के तहत ये मिसाइल हमले किए गए। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने बड़े गुपचुप तरीके से यूक्रेन तक फाइटर विमान के कलपुर्जे पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन फाइटर विमानों के पार्ट यूक्रेन तक कैसे पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे, विमान से ये यूक्रेन भेजा गया या फिर पोलैंड के रास्ते ट्रेन से इसे यूक्रेन पहुंचाया गया, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। और यही वजह है कि पुतिन का शक यूक्रेन की रेल लाइनों को लेकर अब बढ़ गया है। और इसीलिए रूस की सेना ने अब रेल लाइनों को कट करने के लिए इसकी पावर सप्लाई पर ही मिसाइलों से हमला कर दिया है, ताकि न ट्रेनों को बिजली मिलेगी और न वो विदेशों से हथियार ढो पाएंगी। और जंग को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन ने उस विनाशक हथियार का बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ा दिया है, जो अमेरिका जैसे देश की आंखों में भी चुभता रहा है। इसी से जुड़ी ये हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। रूस का महाविनाशक हथियार। पलक झपकते ही तबाही मचाने की ताकत। दुश्मन की मिसाइलों का कार। पुतिन के जंगी दस्ते का बाहुबली। यूक्रेन से जंग में उतरेगा S-500।
ये रूस की वॉर मशीनरी का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। ये पुतिन की सेना का ऐसा बलशाली हथियार है जिसके चूकने का सवाल ही नहीं उठता। ये रूस के जंगी दस्ते की वो मशीन है जो महाशक्ति अमेरिका की आंखों में भी किरकिरी बनकर चुभती है। पुतिन की इस वॉर मशीनरी को दुनिया S-500 के नाम से जानती है। शोले उगलते इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में दावा किया जाता है कि अगली पीढ़ी का वो हथियार है जिसके आगे दुनिया के बड़े से बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं। अब खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में चल रही जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए S-500 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग में दुश्मन देशों को झुकाने के लिए रूस अपने इस बाहुबली का इस्तेमाल कर सकता है। बताया जाता है कि रूस के घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की तुलना में S-500 कई गुना खूबियों से लैस है। इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश S-400 से ही इतनी खार खाता है कि जो भी रूस से उस वॉर मशीनरी को खरीदने की कोशिश करता है, अमेरिका उस पर पाबंदियां लगाने की धमकी देता है। S-500 के बारे में दावा किया जाता है कि ये मिसाइलों का इतना बड़ा शिकारी है कि इसके मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन की खबर ने ही बाइडेन की रातों की नींद उड़ा दी। इस डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी के प्रमुख ने दावा किया है, हमने नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि रूस अपने इस बेहद शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि S-500 एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से आसमान में उड़ती मिसाइलों को अचूक निशाने से मार गिराता है। S-500 की रेंज लगभग 600 किलोमीटर है। मतलब ये कि 600 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की जो भी मिसाइल उड़ रही हो, S-500 को तुरंत उसकी भनक लग जाती है और वो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ रही करीब 10 मिसाइलों को मार गिरा देगा। S-500 मिसाइल को एक साथ डिटेक्ट और अटैक करने की ताकत रखता है, फिर चाहे वो लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर F-22 जैसा अमेरिका का 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो विमान होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो रेडार की पकड़ में ना आए। इतना ही नहीं, दावा है कि रूस का S-500 मिसाइल सिस्टम बेहद खतरनाक है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी अपने जाल में फंसा सकता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी स्पीड और चाल बदलने की वजह से इतनी खतरनाक होती हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देती हैं। मतलब दुश्मन रूस का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। और पृथ्वी के अंदर उड़ती मिसाइलों, ड्रोन और विमानों को तो छोड़िए, दावा है कि रूस का S-500 इतना दमदार है कि पृथ्वी के बाहर चक्कर लगा रहे सैटेलाइट तक को मार गिरा सकता है। जाहिर है रूस के इस घातक हथियार का जंग के मैदान में उतरना दुश्मन देशों पर भारी पड़ सकता है। यही वजह भी है कि अब ये खबर अमेरिका जैसे देश के लिए भी चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि अमेरिका वो देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। दरअसल पुतिन यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई लाइन पर हमले कर रहे हैं, तो जेलेंस्की भी इस युद्ध नीति में पीछे नहीं है, या यूं कहे कि जेलेंस्की इस हमले में पुतिन को भी मात देने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या ज़ेलेंस्की अपने बंकर में बैठकर ऐसे ही बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? एक बार फिर देखिए, जब मिसाइल पुल से टकराती है तो कमांड सेंटर में धमाका कैसा नजर आता है। क्या ज़ेलेंस्की पुतिन को दूसरा झटका और भी जोर से देने वाले हैं? क्या मॉस्को के बाद ज़ेलेंस्की के टारगेट पर पुतिन की लाइफलाइन आ चुकी है? क्योंकि ये हमला हुआ तो पुतिन पूरे यूरोप पर बम बरसा देंगे। पुतिन की लाइफलाइन क्या है? कैसे ज़ेलेंस्की पुतिन की सांसें थाम सकते हैं? क्या रूस का गला दबाने के लिए ज़ेलेंस्की एक बहुत बड़े मिसाइल अटैक का प्लान फाइनल कर चुके हैं? ज़ेलेंस्की की पुल वाली साजिश के बारे में सुनेंगे तो पुतिन की तरह आप भी हैरान रह जाएंगे। ये है पुतिन की वो लाइफलाइन जिसने क्राइमिया पर रूस के कब्जे को पिछले कुछ सालों में और मजबूत कर दिया है। ये है क्राइमिया ब्रिज। इस ब्रिज के सामरिक मायने बहुत ज्यादा हैं। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है। ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है, लेकिन अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की अपनी सेना के कमांडर्स के साथ मिलकर इसी पुल को मिसाइल से उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन ओलेस्की डेनिलोव ने कहा है कि अगर क्राइमिया ब्रिज को निशाना बनाने के लिए हमें कोई मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। Танки «Леопард», бронетранспортери, протикорабельні ракети «Гарпун» – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти захисту свободи і цивілізації Європи. Тому звертаюсь до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу. Ми потребуємо посилення санкційного тиску на Росію. पश्चिमी मीडिया और उसके अखबार भी इसी खबर से पटे पड़े हैं। हेडलाइंस में बताया जा रहा है कि कैसे रूस का ये नया पुल ज़ेलेंस्की के टारगेट पर आ गया है। सब क्राइमिया ब्रिज की ही बात कर रहे हैं। पुतिन और उनकी सेना ने जब से ज़ेलेंस्की के इस प्लान के बारे में सुना है, तब से पुतिन की कुछ ऐसी ही तस्वीरों के ख्वाब आ रहे हैं। रूस को खतरा है कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया ब्रिज का भी वही हाल कर सकते हैं जो उनकी मिसाइलों ने मॉस्को का किया। $3.5 अरब से ज्यादा की लागत से तैयार हुए इस पुल के 2 हिस्से हैं, यानी 2 समानांतर पुल बनाए गए हैं। इनमें एक रेल यातायात के लिए है, जिससे पुतिन तेजी से अपनी फौज की तादाद क्राइमिया में बढ़ा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार आई हैं जब रूस के टैंक इसी रास्ते से क्राइमिया तक पहुंचाए गए। वहीं दूसरा रास्ता गाड़ियों के लिए है। क्राइमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर कब्जा किया और फिर यहाँ जनमत संग्रह करा के इस पर अपना हक जताया। 2014 में ही रूस ने इस पुल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और 2018 में इसे तैयार कर दिया। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने खुद ट्रक चलाकर इस पुल को पार किया था। ट्रकों का काफिला लेकर वो क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। तब भी उद्घाटन पुतिन ने ही किया, जब वो उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया तक गए। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिका और यूरोपीय संघ पुतिन की इस सीनाजोरी से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है और आज भी वो क्राइमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता। अब सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इसी पुल को टारगेट करके क्राइमिया की बेइज्जती वाला बदला लेंगे? सवाल ये भी कि अगर ज़ेलेंस्की ने ऐसा हमला किया
तो क्या वो यूरोप को खतरे में डाल देंगे और नौबत वर्ल्ड वॉर की आ जाएगी? ऐसी नौबत क्यों आ सकती है? इस ब्रिज और इसकी पुतिन के लिए क्या अहमियत है, आप उसे देखकर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं।